तो आज अच्छा दिन है, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुंडलिनी के बारे में देखा था और जो 5 वायु के बारे में हमने देखा था कि एक तावरिया जी का नया एक इंटरप्रिटेशन है। मुझे इसको भी ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया था। एक और बात भी हम प्राण और अपान के बारे में एक पॉइंट दूसरा भी था, जैसे कि प्राण को हम इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं, तो अपान जो है वो डीप कोडिंग की प्रोसेस एक है, वो भी हमें एक जानना समझना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली वो इस तरह हम उसको देखते नहीं है। अब आज 15वां प्रश्न लेंगे। सॉरी, 15वां नहीं, 12वां प्रश्न लेना है। पेज नंबर 168 के ऊपर बहुत अच्छा ये प्रश्न है, क्योंकि तावरिया जी को किसी ने पूछा है कि आर यू ट्राइंग टू प्रेजेंट ए पेट न्यू थियरी ऑफ योर ओन। मतलब कि जो उनके मनपसंद विषय को वो क्या कुछ प्रकट करना चाहते हैं, ऐसा 12वें प्रश्न के अंदर किसी ने पूछा था। पेट न्यू थियरी। अब इसका जवाब बहुत अच्छा देते हैं, इसमें बहुत कुछ समझने का हमें मिलेगा। ट्रूथ इज इटर्नल एंड येट वेरी सिंपल। अब पहली बात ही सब बहुत इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है। ट्रूथ इज इटर्नल, जो सत्य है वो शाश्वत है, वो निरंतर है। सत्य जो है वो कभी भी मतलब था, अभी है, नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो शाश्वत है मतलब निरंतर जो चला आया है और चलता रहेगा, वो चीज शाश्वत कहते हैं और वही ट्रूथ है। और दूसरी बात ये कि वो सिंपल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब कोई चीज सिंपल होती है तो उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। और यही चीज हमने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में भी देखा कि कई लोगों को 3 स्टेप इतना सिंपल लगता है कि उसकी वैल्यू नहीं करते। ऐसा लगता है इसमें क्या करना है, श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, तो इससे क्या हमें कुछ मोक्ष मिल जाएगा, हमें समाधि मिल जाएगी, ऐसे मन में डाउट्स आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, हमारा माइंड जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज को ढूंढता है और पसंद करते हैं। जो कोई ऐसी क्रिया बताए, कोई कुंडलिनी जागृति की विधि, ये विधि, वो विधि, तो हमें पसंद आता है, हमें लगता है कि हाँ, और जो करने वाले को भी लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। पर 3 स्टेप जैसी चीज या कोई सत्य के बारे में अगर कोई बात होती है तो ऐसा लगता है उसमें क्या है, तो ऐसी चीज नहीं है। अब दूसरी बात, ये ट्रूथ शब्द जो है उसका 2 मीनिंग होता है। एक तो ट्रूथ, यहाँ तो जो ट्रूथ इज इटर्नल कहा है वो एक ट्रूथ परम तत्व के बारे में कहा है कि जो परम तत्व है वही ट्रूथ है और वो इटर्नल है। पर दूसरा ट्रूथ हम जानते हैं कि जो वाणी का जो सत्य है, मतलब सत्य बोलना चाहिए, जो एक नियम है, उसको भी हम ट्रूथ कहते हैं। तो सत्य एक नियम के रूप में भी है और एक परम तत्व के रूप में भी है। और गांधी जी ने तो सत्य को ही भगवान माना था। वो कहते थे कि ट्रूथ इज गॉड, नॉट गॉड इज ट्रूथ, बट ट्रूथ इज गुड, ट्रूथ इज गॉड। मतलब कि सत्य ही भगवान है, वो हमेशा मानते थे। और इसीलिए अहिंसा और सत्य की वो
बात करते थे और उसको फॉलो करने का प्रयत्न करते थे। तो ये सत्य जो है वो वाणी का सत्य है, पर शास्त्रों में जो सत्य कहते हैं, हमें हमारा जो हम जानते, हमारा सूत्र जो है या मंत्र है, ओरिजिनल मंत्र ओम सत्यम परम धीमहि। तो तावरिया जी ने भी ये जो सत्य मतलब सत्यम के बारे में ये शब्द है, सत्यम, सत्य या ट्रुथ। तो सत्यम तो हम जानते हैं जो एब्सोल्यूट है उसको हम सत्यम कहते हैं। इट इज पॉसिबल of being grasped by a child, and yet it can be evaded the scholar and the very learned। अब मजे की बात यह कि सत्य इतना सरल है कि कोई बच्चा भी उसको ग्रास्प कर सकता है, उसका बच्चा भी उसको पकड़ सकता है, समझ सकता है, पर कोई बड़े बड़े विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, स्कॉलर जो है उससे ये छूट जाता है, उसकी पकड़ में कभी सत्य नहीं आता है। और जो क्योंकि बच्चा एक सरल है, बच्चे की प्रकृति सरल होती है, तो हो सकता है कि बच्चे के वो एक ये सत्य का दर्शन हो जाए, पर कोई ज्ञानी को उसका दर्शन न हो। ये क्योंकि ये सत्य इतना सरल है, और हम जानते हैं कि बच्चे भी हमेशा सरल होते हैं। जो स्कॉलर्स होते हैं वो इतनी थियरी अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं और कंफ्यूज होते हैं। जो सोकल ज्ञानी हम कहते हैं जिसको, वो सब एक रूप में तो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इतना सारा इन लोगों ने पढ़ लिया है, इतना सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अभी उनको सत्य मिलने की संभावना कम हो जाती है। बीइंग इटर्नल, what was said and taught ages ago before our times is taught in our times and will be repeated ages later, only the language will change। तो सत्य क्योंकि इटर्नल है, इसीलिए पहले भी जो इसको कहा गया था, आज भी सत्य को कहा जाता है और भविष्य में भी सत्य को कहा जाएगा, पर खाली एक जो फर्क रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा, भाषा का रहेगा, या कोई शायद कभी थोड़ा बहुत एटीट्यूड का भी रहेगा। तो पहले के जमाने में अलग भाषा में, अलग रूप में सत्य को प्रकाशित किया जाता था। आज के ज़माने में थोड़ा साइंटिफिक हमारा अप्रोच रहता है, तो साइंटिफिकली हम सब कुछ समझने का प्रयत्न करते हैं, और सत्य के बारे में भी साइंस क्या कहता है या साइंस की क्या शोध है उसके बारे में वो हम जानना चाहते हैं। और सत्य जो है वो आज साइंस की भाषा में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। फ्यूचर में कोई और चीज़ होगी और उसके द्वारा सत्य को समझने का प्रयत्न होगा, पर आखिर सत्य तो सत्य ही है, और हर युग में सत्य के बारे में जो भी कहा जाएगा वो सब एक ही बात होगी, खाली एक उसका एप्रोच या उसका लैंग्वेज अलग होगा। और इसीलिए गीता में यही बात भगवान ने कही थी कि मैंने पूर्व में किसको किसको बताया था और क्या हुआ था। तो यहाँ तावरिया जी ने गीता का कोटेशन भी यहाँ ये श्लोक को भी यहाँ कोट किया है। इन गीता लॉर्ड कृष्ण सेज, दिस इज इंडिस्पेंसिबल फिलोसॉफी आई टॉट टू विवेश्वना, द फाउंडर ऑफ द सेरू डायनेस्टी। विवेश्वना gave it to Manu, the lawgiver, and Manu to King Ikshvaku. The divine kings knew it, for it was their tradition. Thereafter, a long time later, at last it was forgotten. It is this same ancient truth that I have now revealed to thee, since thou art my devotee and my friend. It is the supreme secret, O Arjuna। तो यहाँ भगवान भी यही बात करते हैं कि पूर्व में मैंने ये ज्ञान, ये जो बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक ज्ञान है, उसको मैंने पूर्व में कई जन्मों पहले विवेश्वर नाम का जो राजा था उसको कहा था, जो कि सेरू डायनेस्टी का वो राजा था, वो स्थापक था सेरू डायनेस्टी का। और विवेश्वत ने इसको मनु को कहा था, और मनु को लॉ गिवर यहाँ कहा है। लॉ गिवर मतलब कि मनु ने ही सब जो नियम वगैरह बनाए थे समाज में किस तरह रहना है, समाज के बारे में, और वो ग्रंथ को मनुस्मृति कहते हैं।
तो मनुस्मृति के अंदर मनु भगवान ने सब उस समय नियम सब बनाए थे, समाज अच्छी तरह चले इसलिए। तो इसीलिए यहाँ शब्द यूज किया है लॉ गिवर। एंड मनु टू किंग इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु नाम का राजा था, तो मनु ने इक्ष्वाकु राजा को ये ज्ञान दिया था। तो इस तरह जो ये दिव्य राजा थे सब राजर्षि, इनको ये सबको ये ज्ञान प्राप्त था इनकी परंपरागत रूप में। और उसके बाद में लंबे समय के बाद वो परंपरा लुप्त हो गई, वो ज्ञान लुप्त हो गया धीरे धीरे करके। और भगवान कहते हैं कि वही जो पुराना ज्ञान है आज मैं तुझे फिर से ये दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा मित्र भी है। इसीलिए ये सुप्रीम सीक्रेट जो है, जो परम रहस्य है, उसको मैं आज तुझे समझा रहा हूँ। और इसी तरह भगवान ने 18 अध्याय तक का ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम ये ट्रेडिशन लुप्त हो जाती है। अब देखिए कि तावरिया जी ने आज जो हमें जो सब ज्ञान दिया है, या खास करके जो विधि दी है, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को ही देख लो, तो वो भी एक प्राचीन विधि थी, पर कहीं लुप्त गई होगी, या फिर वो ट्रेडिशनली इसको छुपा के रखा था। तो इस तरह क्योंकि कई चीजें होती है, तो परंपरागत ज्ञान के अंदर जो एक्सेप्टेड डिसाइपल होते हैं, जो शिष्य स्वीकृत शिष्य होते हैं, उसको ही ये ज्ञान या ये क्रियाएं दी जाती थी। और ये भी बात पतंजलि योग सूत्र में तावरिया जी ने बताई है, क्योंकि जो 5th जो बुक उन्होंने लिखा उसके अंदर वही बात थी कि भाई ये जो ज्ञान था वो परंपरागत रूप में छुपा रखा जाता था। बाद में ये तावरिया जी ने इसको रिवील कर दिया कि भाई अभी ये जरूरत नहीं है ये ट्रेडिशन की। तो 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को तो आज बहुत लोगों को जरूर है, सारे जहां को इसकी जरूरत है। इसीलिए फिर उन्होंने ये हमारे लिए 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग को पब्लिक में रख दिया। तो इस तरह ट्रेडिशनली कई चीजें लुप्त हो जाती है या गुप्त रखी जाती है, और टाइम टू टाइम इसको पब्लिश किया जाता है। और हम जानते हैं कि 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग कितनी प्राचीन टेक्निक है, क्योंकि तावरिया जी कहते हैं कि ये स्वर्णादि शास्त्र की विधि है। और स्वर्णादि शास्त्र जो है वो तो भगवान बुद्ध के जमाने से 800 साल पहले स्वर्णादि शास्त्र के प्रयोग होते थे। मतलब भगवान बुद्ध को 2000 साल हो गए, उससे भी 800 साल पहले, मतलब 3300 साल पहले, 3300 ईयर्स बिफोर ये जो ये प्रयोग होते थे। और उस समय ये चीज जो थी 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग भी तब से चाली आई होगी, पर हमारे पास तो आज आई है, आज समाज के पास आई है। Does it therefore follow that it all falls on deaf ears? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई बहरे कानों के ऊपर ये बात खाली पड़ती है? No, but there are 3 reasons that make the same eternal truth appear different, and man seldom does grasp it, and there be few who have glimpse of it. तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई खाली बहरे कानों के ऊपर बात जाती है, ऐसी बात नहीं है। और उसके 3 कारण नीचे बताते हैं कि ये 3 कारण जो है, इसके यही कारणों के कारण ये जो इटर्नल ट्रूथ है वो अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग दिखाई देते हैं। कभी प्राचीन काल में उसकी जो अभिव्यक्ति कुछ अलग रूप में हुई होगी, आज अलग रूप में होती है, कल अलग रूप में होगी। तो अभिव्यक्ति अलग अलग है, इसीलिए वो ट्रूथ भी एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देता है, पर है डिफरेंट नहीं। और इसीलिए ही शायद लोग इसको अच्छी तरह समझ पाते हैं। और किसी को कुछ लोगों को ही उसके दर्शन, इसके ग्लिम्सिस का अनुभव होता है। अब कौन से 3 कारण हैं इटर्नल ट्रूथ की भाई ये समान नहीं लगते, हर समय अलग अलग लगते हैं? उसके 3 कारण यहाँ बताए हैं, बहुत अच्छे रीजन से।
पहला है द एडवांस सोल हु फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सप्रेस दिस ट्रूथ एक्सपाउंडेड दैट एस्पेक्ट ओनली विच वॉज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द पीपल अराउंड देम। ये बहुत मजे की बात है और बहुत गहरी और सच्ची बात है कि जो महात्मा जो लोग हैं, तो जिस समय में जो महात्मा लोग ने जो देखा कि आज के जमाने के अनुरूप क्या चीज है, और वही चीज वही जो त्रुट का वही भाग जो है वो उन्होंने उस तरह उस रूप के अंदर लोगों को दिया। तो जैसे एक एग्जाम्पल है भगवान बुद्ध का। अब हम भगवान का बुद्ध का टीचिंग देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने कोई खास आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं की है। उन्होंने जो बात की है वो कर्म की बात की है, क्योंकि उस जमाने में आत्मा परमात्मा की बात करने का कोई जरूरत ही नहीं थी। हालांकि उस जमाने में तो बहुत सारी आत्मा परमात्मा की कुछ ज्यादा बातें हो रही थी और ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व था कि उसके कारण क्या था कि सारे लोग क्रियाकांड के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर, अंधश्रद्धा की कई चीजों के अंदर घुस गए थे। तो जब भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने देखा कि ये सारा समाज तो ऐसी निकम्मी चीजों के अंदर घुस गया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर यहाँ आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आत्मा परमात्मा का इनकार किया है, पर उन्होंने जो भार दिया है वो कर्म के बंधन के ऊपर और कर्म की मुक्ति के बारे में ही उन्होंने सब बताया है, और अष्टांग मार्ग भी उसके बारे में बताया हुआ है। और बुद्ध धर्म जो है वो तो भगवान बुद्ध के बाद 500 साल धर्म के रूप में आया। उस समय तो उसका टीचिंग प्योर टीचिंग ही था, और वो भगवान बुद्ध का टीचिंग ये बात का एकदम एग्जाम्पल है यहाँ जो तावरिया जी कहते हैं कि दैट एस्पेक्ट ओनली, ये जो शब्द है तो ये जो एस्पेक्ट भगवान बुद्ध को ठीक लगा उस समय वही बात उन्होंने कही, और वो ट्रुथ थी, ट्रुथ का ही एक भाग था। तो और इसी तरह तावरिया जी ने भी जो जो बात कही है या जो जो टेक्निक दी है तो आज के जमाने के अनुरूप दी है, जो शायद पहले के जमाने में इतनी जरूरत न भी होगी, पर आज के जमाने में ज्यादा से ज्यादा ये चीजों की टेक्निक की जरूरत है। तो इसी कारण ये चीजों को इस तरह प्रकट किया जाता है। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण, मोर इम्पोर्टेंट इट इज बट ट्रू that simple statements of truth are brushed aside as too elementary by the masses and not deep enough to impress, and no thought is given to such statements of simple truth। तो ये भी बात हमने पहले भी देख ली है कि एक हकीकत है कि जब कोई चीज इतनी सिंपल रूप में प्रकट की जाती है तब लोग क्या करते कि ऐसी चीजों को साइड कर देते, एक बाजू पर इसका किनारा कर देते कि भाई ये तो ठीक है, चलो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार जो सत्य बताया जाता है और वो इतना सिंपल है और इस तरह बताया जाता है कि कई लोगों को वो अपील नहीं करता है, ऐसा लगता है कि ठीक है उसमें कौन सी बड़ी बात है। और कई चीज तावरिया जी की कई टेक्निक के बारे में भी लोगों को लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों का चीज की वैल्यू नहीं कर सकते। जो चीज जितनी महत्वपूर्ण है वो चीज का क्या महत्व है, जो वैल्यू वो नहीं कर सकते, इसलिए वो चीज को छोड़ देते। कई लोग तो प्रैक्टिस चालू करते हैं उसके बाद में भी 6 महीने 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं कि किसी न किसी कारण छूट जाता है या छोड़ देते हैं। तो ये कम नसीबी है कि लोग ये चीजों की वैल्यू नहीं कर सकते या उसको समझ नहीं सकते। तो दूसरा कारण ये है। और तीसरा कारण है, अवर हैंड्स एंड फीट आर एज टाइड, अवर आईज आर blindfolded, and our mind is as if under hypnosis due to our daily wrong habits of thoughts, eating, sleep, sex and other habits। तो इसका एक कारण ये है कि भाई हमारी जो गलत एक हैबिट्स है, गलत हैबिट्स इन चीजों की जो चीज है, जैसे कि गलत विचारना है, गलत खाने का एक ढंग है, गलत खाने की पद्धति या टाइमिंग, फिर गलत टाइम पर सोना, स्लीप, और सेक्स का जो राइट यूज के बदले में गलत रूप में सेक्स का उपयोग करना, और अलग दूसरी अलग हैबिट। ये सब जो ये हैबिट ने हमारे हाथ पैर को बांध दिया है और हमारी आंखों पर भी जैसे पट्टी लगा दी है।
तो हम बस खाली इतनी चीज गलत रूप में करते जाते हैं, तो इसीलिए हम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। द सिंपल वेज टू ब्रेक दिस हिप्नोटिक स्पेल आर नॉट कॉन्शियसली फॉलोड और प्रैक्टिस। क्योंकि ये जो चीज है उसको अगर तोड़ना है तो उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये एक हिप्नोटिक स्पेल है, एक हिप्नोटिक कंडीशन है, हमारे अंदर एक बेहोशी की एक स्थिति आ गई है, उसको कॉन्शियसली तोड़ना पड़ता है, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये चारों पांचों चीजों के अंदर, विचार के बारे में, खाने के बारे में, स्लीप के बारे में, सेक्स के बारे में, तो ये कॉन्शियसली जब इसके ऊपर हम काम करते हैं तब धीरे धीरे जाके ये एक जो हिप्नोटिक कंडीशन है इसमें से हम मुक्त हो सकते हैं। बिकॉज दिस स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली सीम्स टू सिंपल। अब ये चीज बहुत सिंपल लगती है जब कहते हैं कि भाई जरा विचारना की सुधारना करो, या खाने के ऊपर ध्यान दो, कि निंद्रा के ऊपर ध्यान दो, तो ऐसा लगता है कि उसमें कोई बड़ा सिद्धांत दिया है, ऐसा कुछ नहीं लगता है लोगों को। तो वो फिर इसको, ये चीजों को महत्व नहीं देते हैं, कि ऐसा समझ नहीं सकते कि भाई 4 बजे के खाने का 4 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, उसका कोई महत्व है। पर वो समझ में नहीं आता है, वो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा खा लिया तो इस तरह हर चीज के अंदर हमारे अंदर वैल्यू नहीं होती है और उसकी समझ नहीं होती है, और ये चीजें हमें बहुत सिंपल लगती है। इसके कारण क्या होता है कि ये चीज हम गवा देते हैं। ओवर ईटिंग एंड ईटिंग एट ऑल ऑड टाइम्स, ओवर स्लीपिंग एंड स्लीपिंग एट रॉन्ग आवर्स, एजिटेड सेक्स एंड इमोशनल सेंटर्स एंड dull the intellectual center, and so does incorrect breathing। तो ये सब चीजों जैसे है कि ओवर ईटिंग एंड ईटिंग एट ऑड टाइम्स, तो एक तो बहुत सारा खा लेना या खाना गलत टाइम पर खाना, ये दोनों चीज गलत है। ओवर स्लीपिंग एंड स्लीपिंग एट रॉन्ग आवर्स, वो भी गलत है कि भाई ज्यादा 8 घंटे 10 घंटे पड़े रहो, तो वो भी एक गलत है। और दूसरे समय के ऊपर, मतलब कि कई लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं, तो ऐसे गलत समय के ऊपर भी ये करना, ये भी ये सब से क्या होता है कि हमारा सेक्स और इमोशनल सेंटर जो है वो ज्यादा एजिटेटेड रहता है, उसके अंदर एक टर्ब्यूलेंस हमेशा ज्यादा रहता है, और इंटेलेक्चुअल सेंटर जो है वो डल होता जाता है। और इसी तरह हमारा ब्रीदिंग की पैटर्न के बारे में भी, वो भी इनकरेक्ट है। तो इन सब चीजों को करेक्ट करना पड़ता है, ब्रीदिंग हो या ईटिंग हो या स्लीपिंग हो या सेक्स की जो हैबिट है, सबको करेक्ट करना पड़ता है। ट्राई टू ऑपरेट दीज एंड अदर सिंपल स्टेप्स एज शोन इन पार्ट 1 एंड फील एंड बी ए डिफरेंट पर्सन। तो उसको ये चाहे सिंपल स्टेप्स लगते हो, फिर भी उसको फॉलो करो और एक डिफरेंट पर्सन जो है इसका अनुभव करो। मतलब जब हम इसको फॉलो करते हैं सही ढंग से, तो एक व्यक्ति के अंदर ऐसा बदलाव आता है कि जैसे कि वो एक अलग हो गया, एक डिफरेंट पर्सन हो गया। तो ये मजे का सवाल था और इसके अंदर जवाब में भी बहुत सारी चीजें हमें जानने मिली है। एक अच्छा प्रश्न था। इसी तरह ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये ब्रेन के सेक्शन के बारे में है, जो कि हम आगे भी देख चुके हैं, पर यहाँ भी मजे की बात कुछ इसमें समझनी होती है। तो क्वेश्चन 13 है, प्लीज क्लैरिफाई द 4 सेक्शंस ऑफ द ब्रेन। आगे भी हमने इसके बारे में देख चुके थे, तो पर इतने डिटेल में नहीं देखा है। यहाँ चारों ब्रेन के 4 सेक्शन हैं, वो उन्होंने अच्छी तरह बताए हैं, तो ये हम देखते हैं। तो पहला सेक्शन 1 क्या है वो बताते हैं। अभी देखो ये थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना, क्योंकि ये खाली फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये हमारी अंदर की चीज है और हमारी साधना के साथ उसका खास संबंध है। तो ये सेक्शन 1 क्या है उसको अच्छी तरह समझना चाहिए। सेक्शन 2, 3, 4 क्या है ये सबको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि यही चीजों को हमें साधना के अंदर और हमारे जीवन के अंदर उपयोग करना है। हमें जो जीना है ये भी ये ब्रेन के कुछ हिस्से से, और साधना भी करना है वो भी, उसमें भी ब्रेन का कोई हिस्सा होना जरूरी है। तो इसीलिए इसको जरा अच्छी तरह हम समझेंगे।
Section 1. The first section has the speciality of creating forms and pictures, making very quick pictures to understand life expressions and movement. अब जो पहला सेक्शन क्या है, हम जानते हैं कि हमारा जो ये IESM केंद्र जहाँ जो है, जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं या रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, इसको हम सेक्शन 1 कहते हैं। उसका काम क्या है कि पिक्चर फॉर्म करना। मतलब क्या कि अंदर जो एक सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस जो अंदर आते हैं, उसमें से पूरी प्रोसेस होके जब पिक्चर बनते हैं, विचार बनते हैं, विचार के जो पिक्चर होते हैं, फॉर्म होता है, वो 15 से लेके 50-60 तक होता है। अगर कोई ज्यादा अच्छी तरह उसको ये कर सकता है तो 15 तक विचार बन सकते हैं। बाकी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 50-60, तो 120 अंदर आए, उसमें से 50-60 तक विचार बन सकते हैं, या ये फॉर्म जो यहाँ पिक्चर कहते हैं, ये बनते रहते हैं। तो ये फर्स्ट सेक्शन के अंदर ये एक प्रोसेस है। और वो क्यों है? क्योंकि इससे हम लाइफ को अनुभव कर सकते हैं। अब जानते हैं हम कि भाई इम्पल्स अंदर आते हैं, तो वो क्या आते हैं? इम्पल्स का मतलब क्या कि एक चीज को हम जो देखते हैं, उसमें से जो उसके जो इम्पल्स द्वारा हमें हमारे अंदर एक ज्ञान आता है या उसकी समझ आती है वो चीज की। जैसे कि एक पेड़ को देखते हैं हम, तो क्या होता है कि पेड़ में से जो इम्पल्स निकल के हमारे अंदर आते हैं, वो फिर इसकी पूरी प्रोसेस होके वो उसका एक विचार बनता है या उसका पिक्चर बनता है। तो हमें समझ में आता है कि ये पेड़ है या ये नदी है या ये व्यक्ति है। मतलब कि जीवन जो है, जीवन को समझने के लिए ये सेक्शन 1 बहुत जरूरी है। अगर सेक्शन 1 नहीं होता तो हम जीवन को देख नहीं सकते, इस तरह समझ नहीं सकते, इसकी गति को नहीं समझ सकते। तो परमात्मा ने ये जो दिया है सेक्शन 1 ब्रेन का, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा ही हम लाइफ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं हर चीज को। ठीक है। इट कैन नेवर फोकस अटेंशन फॉर मोर देन ए स्प्लिट सेकंड। अब इसकी ये एक विशिष्टता है कि इसके द्वारा हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं, पर उसकी मर्यादा ये है क्योंकि इसकी प्रोसेस ही यही है कि उसको आगे बढ़ते जाना पड़ता है। तो वो एक सेकंड भी वो रुक नहीं सकता या अटेंशन को फोकस नहीं कर सकता। हम जब अटेंशन का फोकस इसके द्वारा करते हैं, या जैसे कि समझो कि हमें ध्यान करना है, कोई भगवान की मूर्ति का हम ध्यान करना चाहते हैं, अगर हम ये सेक्शन 1 से भगवान की मूर्ति को पकड़ के रखने का प्रयत्न करेंगे तो निष्फल होंगे, क्योंकि इसका तो काम ही ये आगे बढ़ना है। उसको तो वो पिक्चर फॉर्म करते रहना है ताकि हम जीवन को समझ सके। अब वही ब्रेन को पकड़ के हम ध्यान के अंदर ले जाने का प्रयत्न करते हैं, कोई मूर्ति की पिक्चर को, मूर्ति की जो ये है उसको पकड़ के रखने का प्रयत्न करते हैं ब्रेन से, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये ब्रेन की क्वालिटी ही नहीं है, ब्रेन की कैपेसिटी ही नहीं है। तो ये बात खास समझनी है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू अदरवाइज बाय नेचर। वो और कुछ कर ही नहीं सकता है बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। इसका यही काम है कि उसको इस तरह पिक्चर बनाने जाना है, बनाते जाना है, ताकि जीवन का हमें अनुभव हो सके। अब ध्यान में जाना है तो अलग चीज है, वो एक अलग प्रक्रिया है। पर ये जो नॉर्मल जीवन है, इसके लिए ये IESM केंद्र का होना अनिवार्य है। उसके द्वारा ही हम ये जीवन का अनुभव कर सकते हैं। If this quality of this section of the brain were not operative as it is, life as is understood on this physical cellular world would be impossible by being understood or experienced. तो ये जो ये है, ये जीवन, अगर ये परमात्मा ने ये इसकी क्वालिटी नहीं दी होती, इस तरह अगर ये काम नहीं करते होते, तो हम जीवन को अभी जो सेल्यूलर लेवल के ऊपर, फिजिकल लेवल के ऊपर जिस तरह हम जीवन का अनुभव करते हैं, वो कभी भी संभवित नहीं हो सकता। और इसी तरह कभी भी हम ऐसे एक्सपीरियंस को ना समझ सकते और ना कोई उसको वो एक्सपीरियंस को ले सकते। तो इसीलिए ये IESM केंद्र का होना और काम करना बहुत जरूरी है। इट इज द वर्ल्ड ऑफ सेल्यूलर बीइंग्स।
तो ये जो सेल्यूलर जीव है, इनके लिए सेल्यूलर जीव मतलब कोशिका वाले, मतलब हम जैसे कि जिसके पास ये फिजिकल बॉडी है, वो सब जो जीव है वो सेल्यूलर बॉडी वाले जीव है। तो ये जो वर्ल्ड है पूरा सेक्शन 1 का, वो यहाँ ये सेल्यूलर बीइंग का ये है, क्योंकि सेल्यूलर बीइंग जो है उसको ये आईईएसएम केंद्र द्वारा ही जीवन जीना पड़ता है। Normally 99% of humanity do not go beyond this section of the brain. अब ये ब्रेन के तो 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3, 4, पर ये जो ह्यूमैनिटी है पूरी, आज मानो कि 7 अरब लोग पृथ्वी के ऊपर है, तो उसमें से 99% लोग जो है वो खाली सेक्शन 1 का ही उपयोग करते हैं। उसको अंदर का दूसरा, तीसरा, चौथा सेक्शन क्या है और वो किस तरह काम करता है कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनका ये जो है अंदर के ब्रेन जो है वो डेवलप ही नहीं हुए हैं। वो लोग पूरी की पूरी जिंदगी जो है बचपन से लेके बुढ़ापा तक ये सेक्शन 1 से ही गुजार लेते। कभी कभार कुछ अंदर से कुछ इंस्पिरेशन के फॉर्म में या कुछ अंदर के कुछ अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में कभी कभार कुछ आया तो समझो कि वो दूसरे ब्रेन से आया। बाकी जो हम जो गतानुगतिक जीवन जीते हैं, ये हमारा जो जीवन है नॉर्मल कोर्स में, वो जीवन जो है वो सेक्शन 1 से ही जिया जाता है। और हम देखते हैं कि सारी दुनिया के लोग जो है खाते पीते कमाते हैं, ये करते वो करते, जो ये सेक्शन 1 से ही किया जाता है, वही चीज पूरी दुनिया के 99% लोग करते रहते हैं। What is more amusing is that 98% of them cannot and do not use more than 20% of this mind 1 or brain 1 और section 1। लो अब कर लो, जो पूरी दुनिया जो चल रही है, तो समझो कि ये जो सेक्शन 1 की भी 100% कैपेसिटी है, उसमें से खाली 20% का उपयोग करके ये सारी दुनिया चल रही है। हम जो कुछ कर रहे हैं आज, जो कि जो कुछ संशोधन है या जो कुछ आर्ट है या और कुछ जो है जो सोकल लेवल के ऊपर, ये सारी चीज जो है वो तो सेक्शन 1 का खाली 20% है। तो अगर कोई व्यक्ति खाली ब्रेन 1 या सेक्शन 1 को ही डेवलप करता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाएगी? 100% तो छोड़िए, खाली अगर 20% में से 50-60% भी अगर कोई सेक्शन 1 को डेवलप कर सकता है, मतलब आईईएसएम केंद्र को बैलेंस में ला सकता है और जी सकता है, तो एक डिफरेंट जीवन हो जाएगा ना। यहाँ जो कहते हैं कि ये 20% और 100% की बात है, वो क्या है? वो हमारा रेशियो की बात है, क्योंकि जो 2482 वाले जीते हैं वो खाली ये 20% से जीते हैं। अब जो लोग ये इसके अंदर बैलेंस लाते हैं, जो प्रयत्न करते हैं और 5-1 तक भी अगर पहुंच गए, तो वो बहुत शायद 100% या उससे कम, पर अच्छी तरह वो ये 20% से तो काफी ऊपर उठ चुके होते हैं। तो उनका जीवन भी एक अलग टाइप का होता है, वो हम देखते हैं। तो ये चीज है कि पूरी ह्यूमैनिटी जो है, पहली बात तो ये है कि सेक्शन 1 का ही उपयोग करते हैं, बाकी के ब्रेन का उपयोग नहीं करते। दूसरी बात ये है कि सेक्शन 1 का भी खाली 20% ही उपयोग ह्यूमैनिटी के 98% करते हैं। तो ये एक बहुत समझने की बात है। और इसका कारण ये है कि कभी भी हमें बचपन से ये केंद्रों की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है, या केंद्र को किस तरह बैलेंस में लाना है ये कोई समझाया नहीं जाता है। तो करना ये जरूरी है कि बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चारों केंद्र का किस तरह बैलेंस आए, मतलब चारों केंद्र अच्छी तरह काम करे। इंटेलेक्चुअल सेंटर है तो इंटेलेक्चुअल सेंटर का डेवलपमेंट हो, उसके अंदर इमोशंस के लिए उसको जो आर्ट्स वगैरह जो है, जो कला वगैरह है, संगीत कला वगैरह, तो ऐसी चीज़ों का उसको शिक्षण देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल के लिए उसको मैथमेटिक्स से लेके और जो चीज़ें होती है बौद्धिक स्तर के ऊपर, वो उसको समझाना चाहिए। इमोशनल लेवल पर ये कला को, सेक्स का भी एक एजुकेशन बचपन से या एक निश्चित उम्र पर देना चाहिए, ताकि बच्चा गलत चीज न सीखे और जो कोई चीजें सीखे वो
एक क्लासिकल रूप में या सही ढंग से सीखे। और मूविंग सेंटर के लिए भी बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर, या स्पोर्ट्स में नहीं हो सकते तो कम से कम फिजिकल लेवल के ऊपर वो कुछ करें। जैसे कि साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। तो ये बचपन से ऐसी हैबिट बच्चों के अंदर डालनी चाहिए। तो ये चारों केंद्र का विकास अगर बचपन से चालू होता है तो आगे जाके बहुत आसान हो जाता है। अभी एक ब्रेक शायद आ सकता है, बाद में हम कंटिन्यू बाद में भी रखेंगे और अभी भी कंटिन्यू रखते हैं। दिस सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज द रिम of accumulation of accumulated facts collected over ages। तो ये जो हमारे अंदर आज ज्ञान है वो तो कलेक्टिव ज्ञान है ना, एक्यूमुलेटेड फैक्ट्स है। मतलब कि पहले से ज्ञान चला आता है, इकट्ठा होता जाता है किताबों के अंदर, लोगों के द्वारा एक से दूसरे के अंदर। तो ये एक्यूमुलेटेड फैक्ट्स जो है, एक्यूमुलेटेड ज्ञान जो है, तो उसका एक जो कलेक्शन जो है वो पहले से चला आता है। और ये ब्रेन का एक ये जो सेक्शन है उसके अंदर उसका एक्यूमुलेशन होता है, वहाँ ये इकट्ठा ज्ञान होता जाता है। आज हम जो भी कुछ पढ़ते हैं तो उसका एक ज्ञान कहाँ इकट्ठा होता है, ये सेक्शन 1 के अंदर। एंड इम्प्रूव बाय रीयूज, और उसको हम रीयूज करके उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। कोई ज्ञान का बार बार उपयोग करते हैं तो वो हमारा ज्ञान इम्प्रूव होता जाता है। एंड येट दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड वी कैन एक्सपीरियंस थ्रू सेक्शन 1 इज मैग्निफिसेंट, एंड इट्स नॉलेज एंड अ कॉन्शियसनेस कैपेबल ऑफ बीइंग वेरी वास्ट। तो ये जैसे उन्होंने बताया ना कि भाई अगर ये सेक्शन 100% भी डेवलप किया जाता है, तो अगर कोई इसको सेक्शन 1 को इस तरह डेवलप कर सकता है तो वो देखता है कि ये वो भी सेक्शन 1 का जगत है, वो भी एक मैग्निफिसेंट, एक भव्य है। और उसका जो ज्ञान जो मिल रहा है वो भी एक अद्भुत ज्ञान है उसके द्वारा। और वो ये ज्ञान जो है वो भी बहुत वास्त ज्ञान इससे हमें सेक्शन 1 से मिल सकता है। तो सेक्शन 1 कोई ऐसी निकम्मी चीज नहीं है, बहुत काम की चीज है। खाली इतना ही देखना है कि वो अच्छी तरह काम करे या बैलेंस के अंदर काम करे। इन दिस सेक्शन मैन इज अवेयर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। अब ये बहुत अगत्य की बात है। टाइम एंड स्पेस जो है वो ये सेक्शन 1 जो है, इसीलिए हम टाइम और स्पेस का अनुभव करते हैं। अगर टाइम और स्पेस का अनुभव नहीं होता है तो फिर जीवन में गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है इसके द्वारा तो हमारे जीवन के अंदर सब व्यवस्था है, और स्पेस का हमें अनुभव होता है। तो टाइम और स्पेस का अनुभव किससे होता है, ये सेक्शन 1 से होता है। इसलिए सेक्शन 1 बहुत जरूरी है। अब मान लो कि आप कार चला रहे हैं और आपको कोई गाड़ी, आगे की गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो स्पेस का जो डिस्टेंस है उसका आपका एक जजमेंट आना चाहिए। और ये जजमेंट जो लेता है ये सेक्शन 1 ब्रेन का ये हिस्सा जजमेंट लेता है कि आगे की जो गाड़ी है, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो कितनी दूर है, कितनी स्पीड से आ रही है, मैं ओवरटेक कर सकता हूँ या नहीं। ये जो स्पेस का आइडिया जो है या डिसीजन है वो हमारा सेक्शन 1 ले सकता है। तो टाइम और स्पेस का अनुभव क्योंकि ये सेक्शन 1 काम कर रहा है इसीलिए हमें होता है। और यहाँ जो टाइम का अनुभव होता है वो डिजिटल टाइम या लिनियर टाइम, मतलब ये 1 2 3 4 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये जो हमें टाइम का अनुभव होता है वो लिनियर टाइम जिसको कहते हैं, वो अनुभव ये ब्रेन से होता है। In this section, man is aware of time and distance by virtue of moving pictures. अब their speed and distance from each other. तो जैसे हमने अभी देखा, अभी बात की, इस तरह दो चीज होती है उसके अंदर जो कितना डिस्टेंस है या जो कोई और कोई भी चीज देखते हैं हम कि ये कितनी दूरी पर ये चीज है। तो ये सब जो है ये मूविंग पिक्चर, मतलब मूविंग चीज जो चीज होती है
तो वो कितने डिस्टेंस पर है, इसका ये जो हमें अनुभव है, हमें अवेयरनेस देती है, ये सेक्शन 1 देता है। दिस सेक्शन ऑफ द ब्रेन इज प्योरली इंटेलेक्चुअल एंड हैज नो बेरिंग ऑन मॉरल, विजडम और स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये भी एक समझने की बात है। देखो, ये इसका जो पूरा अप्रोच है वो इंटेलेक्चुअल है। खाली यहाँ इंटेलेक्चुअल सेंटर की बात नहीं है, उसका अप्रोच मतलब कि वो कोई उसके अंदर वो ये सेंटर सेक्शन 1 में जीने वाले लोग कोई ज्यादा इमोशनल नहीं होते, मतलब वो उसके अंदर कोई ज्यादा एक भावना प्रदान जैसे कहते हैं ना, वो नहीं, उनका इंटेलेक्चुअल एक एस्पेक्ट या अप्रोच रहता है। और इसीलिए इन लोगों के अंदर मॉरल या विजडम या स्पिरिचुअल साइड का ये सेक्शन में जीने वाले लोगों के अंदर ये कोई ये नहीं होता है, उसके अंदर मोरालिटी की बात वो नहीं समझते, कोई विजडम की बात या कोई स्पिरिचुअल साइड ये लोग नहीं समझते। तो हम देखते हैं कि ये इस तरह जीने वाले लोग, जैसे कि कोई लोग धंधे पर जाते हैं तो वहाँ वो कोई उसके लिए कोई मोरल कोई मायने नहीं रखता है कि भाई अभी धंधा पर बैठे हैं तो धंधे की तरह धंधा को करो, तो वहाँ कोई मोरल नहीं है उसके पास में। वो जिस तरह और लोग करते हैं इसी तरह धंधे के अंदर कुछ उल्टा सिल्टा करके भी किस तरह कमा लेना है, ये सब जो है वो सेक्शन 1 का काम है। उसके पास आप फिलोसॉफी करने जाओगे या उसको समझाने जाओगे या कोई विजडम की बात करोगे तो वो इनकार कर देगा। तो यही प्रॉब्लम है कि जो सेक्शन 1 से लोग जीते हैं उसको आप कुछ समझा नहीं सकते, विजडम की बात तो कर ही नहीं सकते, स्पिरिचुअल बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने ढंग से ही अपने सेक्शन से ही जीने वाले लोग हैं। दिस सेक्शन ऑपरेट्स द 4 सेंटर्स फॉर नॉर्मल ऑपरेशन, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सेक्स एंड मूविंग। ये हम देख चुके हैं कि ये चारों केंद्र ये सेंटर्स काम करते हैं। अब सेक्शन 2, अब उसके 2 सबसेक्शन है। सेक्शन 2 ऑफ द ब्रेन हैज 2 सबसेक्शंस। ए टेक्स केयर ऑफ द इंटरनल very vital functions of the body like breathing, diaphragm movement, heart circulation, pulse, digestion, excretion, sleep etc. तो जिसको हम इंस्टिंक्टिव कहते हैं, इंस्टिंक्टिव सेंटर कहते हैं या इंस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, ये सेक्शन 2 का ए है। सेक्शन 2 का ए जो है वो इंस्टिंक्टिव पार्ट है कि जिसके अंदर बॉडी की केयर ली जाती है, बॉडी को मेंटेन किया जाता है, बॉडी की हर क्रिया को ठीक ठाक की जाती है और अच्छी तरह वो चल सके इसका ध्यान दिया जाता है। तो ये पहला सेक्शन इंस्टिंक्टिव सेक्शन है। और दूसरा बी, द सेकंड सबसेक्शन हैज द स्पेशलिटी टू टेक वन थॉट और पिक्चर एट टाइम एज सेंड बाय द इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ द सेक्शन 1 फॉर डीपर स्टडी, learn the purpose and find the proper answer to the problem or question is presented। तो ये इसकी कैपेसिटी अलग है। अभी जो सेक्शन 1 का बात थी तो वो अलग थी। अब आपको कुछ और करना है। अब जैसे कि आपको एक विचार को पकड़ के रखना है, मतलब कि ध्यान करना है, धारणा करना है। जैसे कि प्रिज्म हम करते हैं तो इसके अंदर हम कोई भी विचार को कुछ भी नहीं पकड़ते, खाली अंदर देखते रहते हैं। तो ऐसी कोई चीज करनी है तो यहाँ हमें ये सेक्शन 2 का उपयोग करना पड़ता है। या फिर कोई डीपर स्टडी करनी है कोई चीज को लर्न करना है, समझना है, या कोई प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर भी लेना है हमारे अंदर से ही। तो हमारा ही प्रश्न है और उसका हमें आंसर लेना है। तो अगर हम ये सब सेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं तो हमारा प्रॉब्लम का आंसर हमें अंदर से ही मिल जाता है। इतना पावरफुल ये सब सेक्शन 2 है। तो ये बी जो है पार्ट है वो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हम ज्ञान वगैरह या ध्यान वगैरह जो करना चाहते हैं वो सब इससे हो पाता है। If this quality of the subsection of the brain were not operative, all our inventions and so-called inspired creation in art, music, poetry, etc. would never be possible। तो क्योंकि हमारे खाली हम धंधा पानी ही नहीं करते, हमारे अंदर हमारे समाज के अंदर और सारी चीजें भी है, कला है,
और संस्कृति है और सारी चीज़ें डेवलप होती है, साइंस है, साइंस के प्रयोग होते हैं। तो इन सब के लिए ये सेक्शन 2 का कुछ पार्ट का उपयोग होना जरूरी है। पर ये जो चीज़ है वो क्लासिकल चीज़ है, उसके बारे में। आर्ट है तो क्लासिकल आर्ट है, या म्यूजिक है क्लासिकल म्यूजिक है, उसके बारे में। बाकी आज जो म्यूजिक चल रहा है वो तो सेक्शन 1 से ही बनाया हुआ होता है, उसमें ये सेक्शन 2B की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह जो कुछ गहरी चीज होती है या कोई गहरी पोइट्री, जैसे हम गीतांजलि पढ़ते हैं रविंद्रनाथ की, तो हम देखते हैं कि कितनी इसके अंदर गहराई है, इसके अंदर कितना इमोशंस छुपा हुआ होता है। तो ऐसी चीजें होती है, ये ब्रेन के सेक्शन 2B से आई होती है। Even though this contact by the intellectual center of section 1 with section B of section 2 is unconscious, तो ये हालांकि ये जो कुछ संशोधन होता है या ऐसी कोई आर्ट किसी के अंदर जन्म लेती है, पर वो अपने आप में आ जाती है, वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। तो ये सेक्शन 1 ऑफ इंटेलेक्चुअल सेंटर और ये सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 2 का जो बी है, ये दोनों का ये होता है, कांटेक्ट होता है। तो उस दौरान अनकॉन्शियसली ऐसी चीज घटित होती है। जैसे कि आइंस्टाइन था, तो उसके अंदर ऐसी चीजें कई बार आती थी। तो इस तरह का जो एरिया होता है, कई बार ऐसे लोगों के अंदर ये चीज आ जाती है, पर अनकॉन्शियसली आती है। योगी होता है वो कॉन्शियसली हर चीज को कर सकता है या ला सकता है। दिस सबसेक्शन ऑफ द ब्रेन इज नॉट ऑपरेटिव कॉन्शियसली इन 99% ऑफ द ह्यूमैनिटी टुडे। तो ये ह्यूमैनिटी का जो 99% है, वो ये सेक्शन 2B क्या है वो समझ ही नहीं सकता है, वो जानता भी नहीं है, उसके अंदर ये काम भी नहीं करता है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बीइंग। तो सेक्शन 1 है वो सेल्यूलर जीवों के लिए जो पृथ्वी पर जीते हैं, खाली कोशिका है। अब ये सेल्यूलर मॉलिक्यूलर मतलब कि फिजिकल और एस्ट्रल दोनों लेवल के ऊपर जो जीते हैं, इसके लिए ये सेक्शन 2 जो है वो फिजिकल और एस्ट्रल लेवल की बात है। सेक्शन 3, द थर्ड सेक्शन ऑफ द ब्रेन हैज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्योरली मॉलिक्यूलर वर्ल्ड। अब ये पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, वो जो वर्ल्ड फैसिनेटेड है, जो एक अलग टाइप का वर्ल्ड है, उसके बारे में जो चीजें है वो सेक्शन 3 के अंदर है। तो एस्ट्रल के जो साइकिक पावर्स है, ये सब कुछ जो कुछ है, वो जिसको हम चमत्कार कहते हैं, ये सब के लिए ये सेक्शन 3 का अंदर काम करना जरूरी है। ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड है, बुअल ऑफ जिसको हम कहते हैं। इट इज एन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू सेक्शन 1 ऑफ द ब्रेन, with the result that people living in either section 1 or 3 find each other's world meaningless and unreal, non-existing, and their pursuit vain and illusory. But to themselves they find their world true, forthright, and practical. अब गड़बड़ क्या होती है कि जिसके अंदर सेक्शन 1 और सेक्शन 3 ये दोनों अगर डेवलप हो चुके हैं, तो जो सेक्शन 3 के अंदर जीता है उसको वो सेक्शन 1 वाला पार्ट है वो मीनिंगलेस लगता है। मतलब जो सेक्शन 1 वाले पार्ट से जो लोग जीते हैं वो उसको मीनिंगलेस लगता है कि ये क्या लोग पूरे संसार में पड़े रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते। ऐसा सेक्शन 3 में जीने वाले लोग, ये एक लिमिटेशन है कई बार कि सेक्शन 3 में जीने वाले लोग भी थोड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसी गलत धारणा से जीते हैं। और सेक्शन 1 वाले लोगों को स्वाभाविक रूप में इन चीजों के अंदर कोई रस ही नहीं है, तो उसको तो सेक्शन 3 में जीने वाला आदमी कोई आध्यात्मिक है या कोई एकांत में रहता है, साधना करता है, ध्यान करता है, या कोई संगीत की आराधना कर रहा है, ऐसे इन लोगों को तो फालतू लगते है कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ कमाते धमाते नहीं है, ऐसे पड़े रहते हैं, समाज के बोझ है, ऐसा सोचते हैं सेक्शन 1 वाले। तो ये दोनों का एक प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रास्ट है ये दोनों के अंदर।
और ये लोग समझते हैं कि हमारा जो ब्रेन है या हम जो ब्रेन से जी रहे हैं, हम जिस तरह जी रहे हैं वही सच है। दोनों को ऐसा लगता है। टाइम एंड डिस्टेंस एज अंडरस्टूड बाय सेक्शन 1 सीरीज फॉर सेक्शन 3 पीपल। अब यहाँ जो टाइम का कंसेप्ट है वो बदल जाता है, क्योंकि जैसा हमने देखा ना कि सेक्शन 1 वाला जो है वो लिनियर टाइम में जीता है, जो क्रोनोलॉजिकल टाइम है उसके अंदर जीता है। ये दिवस है, ये रात है। वो सेक्शन 3 में गया, उसके लिए दिवस, रात, आवर्स, ये सब बंद हो जाता है। वो एक अपने बीइंग के साथ एक अनुभूति करने लगता है, तब उसके पास या वहाँ एक टाइम जो है वो स्टॉप हो जाता है। जैसे कि वहाँ टाइम है ही नहीं, इस तरह वो अपने अंदर चला जाता है, अपना बीइंग के साथ जीने लगता है। तो सेक्शन 3 के अंदर जो टाइम का जो कंसेप्ट है वो ही बदल जाता है, उसका डायमेंशन ही बदल जाता है। It is however also true that people who live in section 3 live in a world of extreme glamour. Glamour of in the sense that being able to function and understand the molecular world, their powers in the physical world are great. Being able to operate high laws, and great is the temptation to use or misuse them. तो जैसे हमने अभी देखा कि जो एक साइकिक पावर की कैपेसिटी जो है वो इस एरिया से हमारे अंडर आती है, जो लोग ये जीते हैं इसे, और वो एक्सट्रीमली एक ग्लैमरस ये है। जैसे आजकल जो सेक्शन 1 वाले को क्या ग्लैमरस लगता है, फिल्म इंडस्ट्री का पूरा ग्लैमरस, ये चमक दमक जो है वो पूरी सेक्शन वाले को ऐसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री का कुछ देखते हैं टीवी के अंदर, और ये ताकझाम जैसे लगता है, हाँ क्या चीज है, तो वो लोगों को ग्लैमरस लगता है। सेक्शन 1 के लिए ये चीज ग्लैमरस है, पर हकीकत के अंदर जो रियल ग्लैमर है वो कुछ और है, वो सेक्शन 3 वाले को अनुभव होता है, एक्सट्रीमली ग्लैमर। और ये मॉलिक्यूलर वर्ल्ड के जो पावर्स है वो उसके अंदर होता है, और कई बार ये लोग चमत्कार करते भी है, उसका राइट यूज भी होता है, कभी कभी उसका मिस यूज भी होता है। They pass off in our world as saints, साधु और मिरेकल वर्कर्स। तो ऐसे लोगों को हम संत महात्मा कहते हैं, साधु कहते हैं, या कोई चमत्कारिक पुरुष कहते हैं, जो लोग इस तरह की जीवन जीते, ये सेक्शन 3 के अंदर जीते हैं, और इस तरह की एक जो है वो प्रेजेंटेशन भी इस तरह का करते हैं। तो ये सेक्शन 3 हो गया। अब लास्ट सेक्शन 4 देख लेते हैं। द फोर्थ सेक्शन ऑफ द ब्रेन हैज द एबिलिटी ऑफ ब्रेन 1, 2 and 3 पुट टूगेदर एंड मच मोर। तो अभी ये चौथा जब जिसके अंदर सेक्शन काम करने लगता है, इसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि ये चारों जो सेक्शन है उसको एक साथ में वो काम में ला सकता है। तो 3 वाले की तो मर्यादा है, वो 1 वाले को अवॉइड करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, 4 वाले के अंदर इसकी उसकी एक अलग ही समझ है। तो ये ब्रेन 1, 2, 3 सबको इकट्ठा करके वो काम कर सकता है। It is the electronic world, and at will the yogi is able to function in any or all sections of the brain. तो यहाँ योगी को ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की बात है पहले तो सेक्शन 4, और दूसरी बात ये कि योगी कोई भी ब्रेन के अंदर जाके काम कर सकता है, और चारों ब्रेनों को एक साथ में लाकर भी काम कर सकता है। The new dimensions of consciousness and power due to understanding of laws is great and never misused. अब यहाँ उसके पास जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है और पावर्स होते हैं वो बहुत एकदम सुपर नेचुरल होते हैं, वो सामान्य नहीं होते हैं, और उसका वो कभी भी मिसयूज नहीं करते, क्योंकि वो ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि वो कभी टेम्पटेड नहीं होगा उसका मिसयूज करने के लिए। सच ए पर्सन इज गॉड ऑन अर्थ। ऐसी व्यक्ति तो जैसे कि भगवान, जीता जागता भगवान जैसे ये पृथ्वी पर चल रहा हो, तो ये कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में या सेक्शन 4 का डेवलप किया हुआ व्यक्ति ये पृथ्वी का भगवान है। नो सेक्शन ऑफ द ब्रेन कैन बी और शुड बी कॉल्ड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस। तो ये जो हमने टर्म बना ली है वो गलत है। ऐसा तिवारी जी कहते हैं कि भाई हम बात बात में कहते हैं ये सबकॉन्शियस क्या है, ये अनकॉन्शियस का है, ये सुपर कॉन्शियस का है, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हर जो ब्रेन का हर सेक्शन है वो अपने आप में कॉन्शियस ही है।
तो उसको ऐसा कहना कि ये कॉन्शियस और ये सबकॉन्शियस ये गलत है, ऐसा यहाँ तिवारी जी कहते हैं। ईच सेक्शन इज फुल्ली कॉन्शियस विद इन इट्स डोमेन, though the consciousness of the intellectual center or section 1 may not be aware, and so the misleading term subconscious। तो यही बात है कि हर जो सेक्शन है वो अपने आप के अंदर कॉन्शियस है, और हो सकता है कि सेक्शन 1 जो है वो अपने आप में वो जानता ना हो कि भाई मैं अवेयर हूँ, पर वो वहाँ वो खुद की जो कामगिरी है वो कॉन्शियसनेस के साथ ही वो हो रही है, और इसीलिए ये सबकॉन्शियस ये जो टर्म है वो मिसलीडिंग टर्म है। सेक्शन 4 इज वेरी डिस्टेंस सीन, मतलब वो बहुत दूर की मंजिल है। सेक्शन 4 के बारे में हम कुछ सोच ही नहीं सकते। ये सेक्शन 4 जो है वो तो कोई जैसे यहाँ कहा ना कि पृथ्वी का भगवान, तो ऐसा तो कोई लाखों करोड़ों में एक भी मिलना बहुत मुश्किल बात है। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए तो दूर की मंजिल है। डू नॉट बी इन हरी, तो इसीलिए इसके बारे में सोचना या कोई प्रयत्न करना भी हमारे लिए तो अभी एक गलत बात होगी। प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप, हमें जो करना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। पहले क्या करना है कि सेक्शन 1 के जो IESM केंद्र है उसको बैलेंस में लाना है, फिर सेक्शन 2B के अंदर जाना है, फिर 3 के और 4 के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। द रोड इज लॉन्ग एंड इवन विद द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल वी शैल रिक्वायर क्वाइट सम टाइम टू रीच द जर्नीज एंड दैट इज विजुअलाइज बाय द ह्यूमन बीइंग। ये बहुत लंबा मार्ग है। अब देखिए आपकी अभी हमारी स्थिति तो है कि हम 5-2-1 का भी अच्छी तरह अनुभव नहीं करते, कभी 2-4-8-2 कभी 5-2-1 ऐसे में झोला खाते रहते हैं। तो अभी तो 5-2-1 को स्थिर करना है, मतलब प्रत्याहार के स्टेज के अंदर जाना है, फिर आगे जाके ये सेक्शन 2, 3, 4 ये सबको करना है। तो बहुत लॉन्ग जर्नी है हमारे लिए, और इसको धीरे धीरे करके इसको करना पड़ता है। उसको वो बहुत लंबा समय लेता है, मतलब कई जन्म लेता है इसके अंदर, इसको कंप्लीट करने के लिए कई जन्म लेते हैं। तो ये भी एक कभी कभार एक गलत ये हो जाता है। लोग कहते हैं अभी आपका थोड़े जन्म ही बाकी है, या कोई कहता है मेरा लास्ट जन्म है, कोई कहता है कि और कोई गुरु लोग भी बोल देते हैं कि तुम्हारा तो अभी ये बस आखिरी जन्म है। ऐसी बस इतनी सारा बकवास इस चीज के अंदर चलता रहता है लोग बिना समझ के अंदर, कि भाई ये सब सारा ये डेवलप करने के अंदर जन्मों जन्म निकल जाते हैं। ये कोई जादू तो ना नहीं है कि इंस्टेंटली बैठ गए और हो गया। तो ये सब समझना चाहिए, और ये इस तरह साइंटिफिकली धीरे धीरे काम करना चाहिए। अब तावरिया जी यहाँ हमें आशीर्वाद देते हैं कि गॉड गिव अस स्ट्रेंथ टू बी स्टेडफास्ट टू द सिंपल ट्रूथ्स and methods and guide you till the very end। तो ये जो सत्य का अनुभव करने के लिए परमात्मा हमें ऐसी शक्ति दे, और हम ऐसी मेथड्स को अपनाएं, और हमें ऐसा गाइडेंस मिले ताकि हम ये एंड तक जा सके, एंड तक हमारी जर्नी खत्म हो सके। तो ऐसे इनके आशीर्वाद के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं आज का टॉपिक। आज दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मुझे भी मज़ा आया बात करने में, समझने में, तो बहुत ये अच्छी चीज़ थी। अब 5-1 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। किसी को इसके अंदर से कोई प्रश्न जागा हुआ है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को प्रश्न है क्या? आज कोई प्रश्न नहीं है। ये अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलिए, तो कोई प्रश्न नहीं है तो फिर बाय बाय कर देते हैं। हाँ,
तो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू।